Most welcome to our NCERT बेस्ड नोट्स विद बेस्ट एक्सप्लेनेशन प्लेलिस्ट सीरीज। आज हम लोग NCERT क्लास 10 के विज्ञान का अध्याय 13 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के नोट्स को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक जो है चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएं यानी मैग्नेटिक फील्ड्स एंड फील्ड लाइंस। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां उसके बल यानी आकर्षण या प्रतिकर्षण का पता लगाया जा सकता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? तो किसी भी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र है जो जहां उसके बल यानी आकर्षण का भी बल हो सकता है और प्रतिकर्षण का भी बल हो सकता है का पता लगाया जा सके चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ये क्या होता है? ये वे काल्पनिक रेखाएं हैं, इमेजनरी लाइंस हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है? ये वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। अब इनके बारे में देखते हैं। इनकी दिशा चुंबक के उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल से निकलकर दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल की ओर जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है, इनकी दिशा जो है उत्तरी ध्रुव से निकलकर यानी उत्तरी ध्रुव से हमेशा निकलती है और दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है। तो उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल की ओर होती है। चुंबक के बाहर में ये डायरेक्शन है। यानी चुंबक के बाहर अगर देखा जाए नॉर्थ पोल और साउथ पोल अगर होता है, ये मान लीजिए नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल ये बाहर की ओर ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं जो बाहर की ओर जो है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जाती हुई दिखेंगी। लेकिन अगर चुंबक के अंदर देखें तो इनका विपरीत होता है। चुंबक के अंदर इनकी दिशा दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। यानी अगर अंदर में हम देखें तो दक्षिण ध्रुव से लेके उत्तरी ध्रुव के बीच होती है। यानी दक्षिणी ध्रुव से शुरू होगी और उत्तरी ध्रुव के पास जाएगी। यानी साउथ पोल से नॉर्थ पोल। बाहर में जो दिशा है उसका अपोजिट अंदर में है। तो चुंबक के अंदर इनकी दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है, जिससे ये एक बंद वक्र यानी क्लोज कर्व बनाती हैं। इसी चीज़ को देखिए पिक्चर में दिखाया गया है कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल बाहर की ओर जब भी हम देखते हैं तो बाहर की ओर जब भी होता है इसकी रेखाएं तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जाती है। बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है वो नॉर्थ पोल से एन से एस की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है, एन से एस की ओर जाती हुई दिखा रही है। लेकिन अंदर अगर देखा जाए, अगर आप अंदर बात करेंगे तो ये इस तरफ जाती है। अंदर आप देखें अगर तो ये इस तरफ जाती है, यानी साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ, और बाहर की ओर नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जाती है। इस तरह से क्लोज लूप बनाती है। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो हैं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, यानी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। जहां क्षेत्र रेखाएं करीब होती हैं यानी नज़दीक नज़दीक होती हैं, वहां चुंबकीय क्षेत्र जो है वो प्रबल होता है। यानी जहाँ क्षेत्र रेखाएं करीब होती है, नज़दीक होती हैं, क्लोज होती हैं, वहाँ चुंबकीय क्षेत्र जो है स्ट्रांग होता है। इसका उल्टा भी सही है कि जहाँ रेखाएं दूर दूर होंगी, जैसे यहाँ पे रेखाएं दूर दूर हैं, इस सब जगह रेखाएं दूर दूर हैं, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे प्रबल चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। यहाँ पे क्या है तो स्ट्रांग तो नहीं है, यानी वीक, यानी कमज़ोर यहाँ चुंबकीय क्षेत्र है। ये सब जगह पे चुंबकीय क्षेत्र बहुत कमज़ोर है, इन सब जगहों पे चुंबकीय क्षेत्र कमज़ोर है। और यहाँ देखिए बहुत नज़दीक नज़दीक है, तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र बहुत ज़्यादा होगा, यानी मजबूत होगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका है सीधे चालक में विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र। यानी सीधे चालक में विद्युत धारा के कारण जो है चुंबकीय क्षेत्र कैसा बनता है वो देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। जब किसी सीधे तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यानी जब किसी सीधे तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है,
इस चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के चारों ओर संकेंद्रित वृत्त यानी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के रूप में होती है जिनका केंद्र तार होता है। यानी जैसे संकेंद्रित वृत्त होती है ना, मान लीजिए ये तार है, इसमें चुंबकीय धारा प्रवाहित हो रही है, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं तो कैसे बनेगी, अगर किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चुंबकीय क्षेत्र कैसा बनेगा, तो चुंबकीय क्षेत्र कुछ ऐसा बनेगा, यानी ऐसे ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल के रूप में वो बन जाएगा। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब सबका सेंटर जो है ना, सबका केंद्र एक ही होता है और कुछ दूरी दूरी पे बढ़ के उनका रेडियस अलग अलग हो जाता है, यानी त्रिज्या अलग होगी, सेंटर एक ही होगा, केंद्र एक ही होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के चारों ओर संकेंद्रित वृत्त यानी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के रूप में होती है जिनका केंद्र तार होता है। ये कंप्लीट हो गया। 9, अब जो नेक्स्ट हमारा है वह है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम यानी राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, यानी दाहिने हाथ का अंगूठा का नियम। यानी यदि आप अपने दाहिने हाथ में धारावाही तार को इस प्रकार पकड़ें, दाहिने हाथ में पकड़ना है आपको, धारावाही तार को इस प्रकार पकड़ना है कि अंगूठा जो है विद्युत की धारा की दिशा को संकेत करे, कि अंगूठा क्या करे, विद्युत धारा की दिशा को संकेत करे यानी उस डायरेक्शन को दिखाए। तो आपकी मुड़ी हुई उंगलियां जो है चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा को दर्शाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा देखना है तो आप आराम से पता कर सकते हैं कि आप क्या कीजिए, यदि आप अपने दाहिने हाथ में धारावाही तार यानी जो करंट जिसमें फ्लो हो रहा है वो अगर कंडक्टर को पकड़ लें, यदि आप अपने दाहिने हाथ में धारावाही तार को पकड़ लें, इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा जो आपका है, आपका अंगूठा कहाँ होना चाहिए, विद्युत धारा की दिशा को संकेत करें, तो आपकी मुड़ी हुई उंगलियां जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा को दर्शाती है। इस तरह से आप चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा को देख सकते हैं ना। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, तो वृत्ताकार पाश में विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करेंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करेंट थ्रू अ सर्कुलर लूप यानी सर्कुलर लूप में जो है मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनता है ना। तो वृत्ताकार पास में धारा प्रवाहित अगर आप करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है पास के केंद्र की ओर सरल रेखा के समान प्रतीत होती है और केंद्र पर एक ही दिशा में होती है। यानी वृत्ताकार पास में यानी सर्कुलर लूप में जब भी आप धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी बनेंगी, तो पास के केंद्र की ओर सरल रेखा के समान प्रतीत होती हैं और केंद्र पर एक ही दिशा में होती हैं। अब देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता यानी स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निर्भर करती है। चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता किस किस चीज़ों पे निर्भर करती है, तो चालक में प्रवाहित धारा पर, धारा बढ़ने पर क्षेत्र बढ़ जाता है। दूसरा क्या है, पहला जो चीज़ है वो क्या है कि चालक में प्रवाहित धारा अगर आप बढ़ाते हैं तो धारा बढ़ाने से क्षेत्र भी बढ़ जाएगा आपका, और चालक से दूरी पर, तो दूरी बढ़ने पर क्षेत्र घटता है। जैसे जैसे आप दूर होते जाते हैं चुंबकीय क्षेत्र जो है घटता जाता है, प्रबलता उसकी घटते जाती है। अब पास के फेरों की संख्या पर, तो फेरों की संख्या अगर बढ़ाते हैं तो क्षेत्र बढ़ता है, इसका उल्टा भी आप वाइस वर्सा बोल सकते हैं। इसका उल्टा क्या होगा कि पास के फेरों की संख्या अगर घटाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की जो प्रबलता है वो भी घट जाएगी, यानी बढ़ाने पे बढ़ेगी, यानी फेरों की संख्या जो कॉइल बना होता है उसकी संख्या बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा और घटाने पर चुंबकीय क्षेत्र घट जाता है। नाउ नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है परिनालिका, सोलेनॉइड। परिनालिका क्या होती है, पास लिपटे हुए विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की कुंडली को परिनालिका कहते हैं। इसका फिगर कुछ नीचे दिया हुआ है। परिनालिका कुछ ऐसी होती है कि ये कॉइल बना हुआ रहता है, एक विद्युत रोधी तार यानी तांबे की तार की कॉइल बनी हुई होती है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होते रहता है और चुंबकीय क्षेत्र बनता है। यानी पास लिपटे हुए विद्युत रोधी तांबे के जो तार हैं की बेलन की आकृति की कुंडली को ही परिनालिका कहते हैं। बेलनाकार बनी होती है यानी सिलेंड्रिकल इसका शेप होगा और विद्युत रोधी तांबे की तार होगी। नाउ परिनालिका में धारा प्रवाहित करने पर इसका चुंबकीय क्षेत्र जो है छड़ चुंबक जो है बार मैग्नेट के समान हो जाता है। यानी परिनालिका में जब भी आप धारा प्रवाहित करते हैं इसका चुंबकीय क्षेत्र कैसा हो जाएगा, तो छड़ चुंबक यानी बार मैग्नेट के समान हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र छड़ चुंबक यानी बार मैग्नेट के
समान हो जाएगा। इसके सिरे जो हैं उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की तरफ व्यवहार करने लगते हैं, यानी नॉर्थ पोल साउथ पोल खुद बन जाएगा, यानी इसके सिरे जो हैं उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार करने लगती हैं। यानी यहाँ हो सकता है नॉर्थ पोल बन जाए, नॉर्थ पोल इधर बन जाए और यहाँ साउथ पोल बन जाए। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये बन जाता है, यहाँ पे नॉर्थ पोल और यहाँ पे साउथ पोल बन जाएगा। परिनालिका के अंदर क्या होगा? परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर सरल रेखाएं होती है। परिनालिका के अंदर अगर आप देखें जैसे चुंबक में होता था सेम टू सेम वैसे ही बिहेव करेगी। तो परिनालिका के अंदर चुंबक में कैसे होता था? चुंबक के अंदर भी होता था समांतर सरल रेखाएं होती थी, उसी तरह परिनालिका के अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है वो समांतर सरल रेखाएं ही होती है, जिसका अर्थ है कि चुंबकीय क्षेत्र समान समान होता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र यूनिफॉर्म होगा। अगर पैरेलल लाइन आपको कहीं चुंबकीय क्षेत्र में दिखे, इसका मतलब होता है कि वहाँ चुंबकीय क्षेत्र जो है यूनिफॉर्म होता है। तो परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र यूनिफॉर्म यानी समान होता है। और बाहर आपको बताया गया है कि जहाँ जहाँ दूर दूर लाइन होगी, इसका मतलब क्या है? ये दूर दूर लाइन है मतलब चुंबकीय क्षेत्र कमज़ोर होगी, वीक यहाँ पे होगा। और जहाँ जहाँ बहुत ज़्यादा है वहाँ पे क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि चुंबकीय क्षेत्र की अगर रेखाएं हम देख लें तो हमको पता चल जाएगा कहाँ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है और कहाँ वीक मैग्नेटिक फील्ड है। नाउ नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? नेक्स्ट हमारा टॉपिक है विद्युत चुंबक यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट। विद्युत चुंबक यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट। नाउ तो परिनालिका के अंदर नर्म लोहे यानी सॉफ्ट आयरन के क्रोर को रखकर धारा प्रवाहित करने पर बने चुंबक को ही विद्युत चुंबक कहते हैं। अगर आप परिनालिका अभी जो देखें सोलेनॉइड, ये जो सोलेनॉइड है परिनालिका, इस परिनालिका के अंदर अगर आप क्या करें नर्म लोहे यानी सॉफ्ट आयरन को डाल दें, यानी उसके क्रोर को रख दें, तो फिर क्या होगा? धारा प्रवाहित जब करेंगे तो इसमें जो है चुंबक जो है वो ये एक चुंबक की तरह बन जाएगा जिसे विद्युत चुंबक कहते हैं। यानी परिनालिका के अंदर नर्म लोहे यानी सॉफ्ट आयरन के कोर को रखकर धारा प्रवाहित करने पर बना जो चुंबक होता है वही विद्युत चुंबक होता है। यह एक अस्थायी चुंबक होता है। अस्थायी क्यों होता है? क्योंकि जब तक आप धारा प्रवाहित करेंगे इनका प्रभाव रहता है और जब धारा प्रवाहित करना बंद कर देंगे तो समाप्त हो जाएगा। यानी यह एक अस्थायी चुंबक होता है जिसका चुंबकत्व जो है धारा बंद करने पर समाप्त हो जाता है। तो ध्यान रखना है कि यह अस्थायी चुंबक होता है जिसका चुंबकत्व यानी मैग्नेटिक जो पावर है वो धारा जब आप बंद करते हैं तो समाप्त हो जाता है। नाउ अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बल, मोटर और जनित्र के बारे में पढ़ेंगे, यानी फोर्स कैसा होगा, मोटर और जनरेटर जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल यानी फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर जो है बल कैसा लगता है? फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इसमें क्या है? तो जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, जब किसी धारावाहिक चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चालक पर एक बल लगता है। जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चालक पर एक बल लगता है, इसे ही चुंबकीय बल कहते हैं। इस बल की दिशा जो होती है फ्लेमिंग का वामहस्त नियम यानी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल द्वारा ज्ञात की जाती है। इस बल की दिशा हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? तो फ्लेमिंग के द्वारा दिया गया एक वामहस्त नियम यानी लेफ्ट हैंड रूल जो है उसके द्वारा ज्ञात की जाती है। इसमें आपको क्या क्या करना है, कैसे दिशा ज्ञात करेंगे? बाएं हाथ की तर्जनी, इसमें करना क्या है? फ्लेमिंग का वामहस्त नियम जो है उसमें क्या करेंगे, कैसे पता करेंगे, उससे बल की दिशा कैसे पता चलेगी? तो बाएं हाथ की तर्जनी, इसमें आपको लेफ्ट हैंड का मतलब यूज़ करना है। बाएं हाथ की तर्जनी यानी फोर फिंगर जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा यानी मिडिल फिंगर जो है वो विद्युत धारा की दिशा और अंगूठा जो होती है वो चालक की गति यानी बल की दिशा को दर्शाता है। क्या क्या ध्यान रखना है? तो तर्जनी जो है बाएं हाथ की तर्जनी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाती है, मध्यमा जो होगी वो विद्युत धारा की दिशा यानी मध्यमा क्या दिखाएगी? विद्युत धारा की दिशा, और अंगूठा जो होगी वो चालक की गति या बल की दिशा यानी अंगूठा जो होगा वो क्या करेगा?
तो वो चालक की गति या बल की दिशा को दर्शाता है। अब देखते हैं विद्युत मोटर। विद्युत मोटर यानी इलेक्ट्रिक मोटर, यह इसी सिद्धांत पर कार्य करती है। कौन सा सिद्धांत? यानी ये जो अभी जो पढ़ रहे थे, फ्लेमिंग का वामहस्त नियम, उसी सिद्धांत पे काम करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है उसमें, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर जो बल है उसी क्षेत्र का यूज़ करते हैं, उसी प्रभाव को यूज़ करते हैं। ये जो अभी पढ़ रहे थे, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल, इसी चीज़ का यूज़ होता है विद्युत मोटर में। यह इसी सिद्धांत पर कार्य करती है। यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। ध्यान रखना है, यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। नो, अब डिटेल से देखते हैं विद्युत मोटर क्या है और कैसे कैसे वर्क करता है, टोटल डिटेल से। तो इलेक्ट्रिक मोटर और इसके बारे में देखते हैं। विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसा डिवाइस है जो विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। सबसे पहले तो ये करता क्या है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। पहला ये बात है। अब इसके बाद देखते हैं इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो इसका उपयोग जो है दैनिक जीवन में कई उपकरणों में किया जाता है, जैसे पंखे, मिक्सर, वॉशिंग मशीन, जल पंप यानी वाटर पंप, रिकॉर्ड प्लेयर, जो भी आपके टॉयज़ हैं, सब जगह जहाँ भी कोई चीज़ मूविंग पार्ट आपको दिख रहा है, जैसे चक्का चल रहा है, घड़ी चल रही है, बहुत सारी चीज़ जिसमें मूविंग हो रहा है, तो वो चीज़ उसमें क्या होता है, विद्युत मोटर का यूज़ किया जाता है। अब सिद्धांत देखते हैं, ये सिद्धांत कैसे ये वर्क करता है, प्रिंसिपल इसके पीछे क्या है। तो विद्युत मोटर का कार्य जो है, कार्य सिद्धांत जो है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। मतलब ये वर्ड आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर ही विद्युत मोटर का कार्य है। यानी विद्युत मोटर का कार्य का सिद्धांत जो है वो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। सिद्धांत क्या है, जब किसी आयताकार कुंडली यानी रेक्टेंगुलर कॉइल इसमें बनी होती है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये वाली पोर्शन रेक्टेंगुलर कॉइल है। ये वाला नॉर्थ पोल यानी मैग्नेट का एक पार्ट है और ये साउथ पोल मैग्नेट ही है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच ये जो एक हमारे पास आयताकार कुंडली है वो लगा होता है और ये रोटर होता है, घूमता रहता है। तो सिद्धांत क्या होगा, जब किसी आयताकार कुंडली यानी रेक्टेंगुलर कॉइल को एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र यही हो गया, इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट, एक तरफ नॉर्थ पोल बना के रखे हैं, एक तरफ साउथ पोल बना के रखे हैं। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक बल यानी फोर्स कार्य करता है। यह बल जो है कुंडली को लगातार घुमाता रहता है, जिससे विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाती है। यानी यह जो है, यह बल कुंडली को लगातार घुमाता है, जिससे विद्युत ऊर्जा जो है यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट होती रहती है या बदलती रहती है। यानी सिद्धांत क्या देखें, सिद्धांत में क्या है कि मेन सिद्धांत तो है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर ये आधारित है। और सिद्धांत में क्या देखें कि जब किसी आयताकार कुंडली को, यानी ये वाला जो कुंडली है, जब किसी आयताकार कुंडली को, ये वाला जो आयताकार कुंडली है, ये आयताकार कुंडली, जब किसी आयताकार कुंडली को एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र यानी ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो बना रखे हैं, ये वाला शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र के बीच अगर रख दें तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। और अगर इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें, यानी यहाँ से प्लस माइनस जोड़ के इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे कंडक्ट करें, तो क्या होगा, तो कुंडली पर एक बल कार्य करता है। यह बल कुंडली को लगातार घुमाता रहता है और इससे विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदलते रहती है। तो ये तो था इसके बारे में कि कैसे कार्य करता है। अब आगे देखते हैं, बल की दिशा जानने के लिए क्या करेंगे। बल की दिशा जानने के लिए, बल की दिशा जानने के लिए फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, अभी जस्ट जो पढ़े थे, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल का उपयोग किया जाता है। यानी बल की दिशा अगर जाननी है कि किधर बल लगता है, बल की दिशा क्या होगी, तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल जो है उससे हम पता कर सकते हैं। अब फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम एक बार और देख लेते हैं। अपने बाएं हाथ के अंगूठे, यानी बायां हाथ आपको यूज करना है इसमें, अंगूठा, तर्जनी, फोर फिंगर और मध्यमा, तीन चीज़ की ज़रूरत है। तो बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाना है कि वे तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत होंगे। मतलब परस्पर लंबवत का मतलब है कुछ ऐसा कि तीनों एक दूसरे, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर में हो। तो सारा एक दूसरे के परपेंडिकुलर में होगा तो फिर क्या होगा, इससे होगा क्या क्या चीज़ की दिशा पर प्राप्त होगी। तो तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाता है,
तर्जनी यानी फोर फिंगर क्या करेगा, फोर फिंगर क्या करेगा यानी तर्जनी क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाएगा। मध्यमा जो है मिडिल फिंगर वो विद्युत धारा की दिशा दिखाएगा, मध्यमा जो है वो विद्युत धारा की दिशा दिखाएगा। और अंगूठा जो बचा वो क्या करेगा, थंब, तो चालक पर लगने वाले बल को, यानी चालक पर कैसी बल लग रही है, किस दिशा में लग रही है और गति की दिशा क्या होगी वो बताएगा। यानी आपको बाएं हाथ का नियम यानी फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम क्या है कि अपने बाएं हाथ के अंगूठे तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाना है कि तीनों एक दूसरे के ऊपर परस्पर लंबवत रहें। अब जब लंबवत हो जाएंगे तो तर्जनी जो होगी आपको विद्युत क्षेत्र की दिशा दिखा देगी, मध्यमा जो होगा यानी मिडिल फिंगर जो होगा वो विद्युत धारा की दिशा दिखाएगी, और तर्जनी क्या दिखा रही थी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखा रही थी, मध्यमा दिखा रही थी विद्युत धारा की दिशा, और अंगूठा जो है वो चालक पर लगने वाले बल या गति की दिशा को दिखाता है। यही वाम हस्त नियम यानी फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम है। नो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। विद्युत मोटर की संरचना, कंस्ट्रक्शन में क्या क्या यूज होता है, विद्युत मोटर की संरचना कैसी होगी। तो विद्युत मोटर के मुख्य भाग निम्नलिखित हैं। क्या क्या भाग है, तो भाग का नाम दिया हुआ है, उसके बाद कार्य है। तो क्षेत्र चुंबक, देखिए सबसे पहले तो फील्ड मैग्नेट होता है पहला पार्ट, दूसरा पार्ट होता है आर्मेचर कुंडली, तीसरा पार्ट होता है विभक्त वलय जिसको द्विपरिवर्तक यानी स्प्लिट रिंग या कम्यूटेटर कहते हैं, और चौथा जो पार्ट होता है वो ब्रश होता है इसका, और एक होती है धुरी। चौथा के बाद एक पांचवा पार्ट जो है वो है धुरी। तो ये पार्ट क्या है, इनका नाम देख लिए, अब कार्य देखते हैं। तो क्षेत्र चुंबक यानी फील्ड मैग्नेट, इसका कार्य क्या है, यह एक शक्तिशाली अस्थायी चुंबक यानी परमानेंट मैग्नेट होता है जो स्थिर यानी स्टैटिक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। सबसे पहले क्षेत्र चुंबक यानी फील्ड मैग्नेट क्या करता था, उसका कार्य क्या था, यह एक शक्तिशाली अस्थायी चुंबक होगा, परमानेंट मैग्नेट होगा जो स्थिर चुंबकीय क्षेत्र यानी स्टैटिक मतलब फिक्स जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ना दूसरा क्या था हमारा, आर्मेचर कुंडली, आर्मेचर क्वाइल। यह एक आयताकार कुंडली जैसे ABCD होती है, यह एक आयताकार कुंडली होती है जो नरम लोहे के क्रोड़ पर तांबे के तार के कई फेरे लपेटकर बनाई जाती है। यह चुंबकीय ध्रुवों के बीच घूमती है। ये वाला पार्ट जो है कौन सा पार्ट है दिखा देते हैं हम पिक्चर में। देखिए कि ये जो अभी पिक्चर हम लोग देखे थे इसमें ये वाला पार्ट जो था ना, इसी को हम ABCD अभी पढ़ रहे थे कि ये जो पार्ट है आर्मेचर कुंडली जो यहाँ पढ़े थे अभी, आप आर्मेचर कुंडली जो देखे यहाँ पे, ये आर्मेचर कुंडली यही चीज़ के बारे में है। आयताकार कुंडली है जो ABCD करके इसका नेमिंग किया हुआ है। मान लीजिए आप यहाँ A लिख दीजिए, यहाँ B लिख दीजिए, यहाँ C लिख दीजिए, ये D लिख दीजिए। यानी आर्मेचर कुंडली की चार सिरे मतलब चार वर्टिसेस हैं, चार उसका शीर्ष है। तो ये चारों जो है ABCD के रूप में इसको हम नेमिंग कर दिए। अब यही घूमते रहती है इसमें चुंबक में, मैग्नेटिक मतलब इलेक्ट्रिक मोटर जो होती है ना इसमें घूमते रहती है। तो आर्मेचर कुंडली का काम क्या है, तो यह एक आयताकार कुंडली होती है, ABCD उसका नाम रखे थे, और जो नरम लोहे के क्रोड़ पर तांबे के तार के कई फेरे यानी बहुत सारा लपेट मतलब फेरा लगाया जाता है, क्वाइल बनाया जाता है, ताकि जितना आप पढ़े थे इससे पहले कि जितना ज़्यादा क्वाइल बनाएंगे उतना ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र उसको प्रभावित करेगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र उतना ज़्यादा उत्पन्न होगा। इसलिए बहुत ज़्यादा इस पर कई फेरे इस पर लपेटी जाती है, वह चुंबकीय ध्रुवों के बीच घूमती है। ना इसके बाद का क्या, आर्मेचर कुंडली के बाद तो विभक्त वलय या द्विपरिवर्तक कम्यूटेटर जिसको बोलते हैं, ये दो अर्धवृत्ताकार यानी हाफ रिंग वलय होते हैं। ये दो हाफ रिंग वलय होते हैं, जैसे R1 आप बोल सकते हैं, R2 बोल सकते हैं उनको, जो कुंडली के सिरों से जुड़े होते हैं, कुंडली के सिरे से जुड़े होते हैं, और ये परिपथ में धारा की दिशा को उत्क्रमित यानी उल्टा करने का कार्य करते हैं। धारा की दिशा को हमेशा उत्क्रमित करते रहते हैं, उल्टा करते रहते हैं। ये R1 और R2 जो है ये वाला पार्ट है, देखिए R1 और R2 ये कम्यूटेटर ये वाला पार्ट है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं R1 और ये R2 वाला पार्ट है। तो R1 R2 भी देख लिए, ये करेगा क्या, कम्यूटेटर का काम क्या है, तो कम्यूटेटर का काम है जो दिक परिवर्तक यानी दिशा को बदलते रहता है। ये दो अर्धवृत्ताकार यानी हाफ रिंग वलय होते हैं, R1 R2 इसका नाम रख दिए, और जो कुंडली के सिरों से जुड़े होते हैं, और ये परिपथ में धारा की दिशा को बदलते रहते हैं यानी उल्टा करने का कार्य करते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा कि लगातार घूमने में चुंबक जो मतलब इलेक्ट्रिक मोटर जो है उसको लगातार घुमाने में सहायक होते हैं ना। इसके बाद है हमारा ब्रश। तो
तो ब्रश क्या कार्य करेगा, ये कार्बन के बने होते हैं और B1 B2 आप इसका नेमिंग कर सकते हैं। ये विभक्त वलयों को हल्के से स्पर्श करते हैं, हल्के से स्पर्श करते हैं और स्थिर रहते हुए बैटरी से कुंडली तक विद्युत धारा पहुंचाते हैं। यानी ये कार्बन के बने होते हैं, ध्यान रखना कार्बन के बने होंगे। B1 B2 से नेमिंग होता है, ब्रश ब्रश के लिए B लिखे हैं और यहाँ रिंग के लिए ही R1 और R2 लिखे थे, यहाँ ब्रश के लिए B1 B2 लिखे हैं। ये विभक्त वलयों के को हल्के से स्पर्श करते हैं ताकि वो घूमने में फ्री रहे, वो आराम से घूम पाए और स्थिर रहते हुए बैटरी से कुंडली तक जो है विद्युत धारा पहुंचाते रहते हैं, बैटरी से कुंडली तक विद्युत धारा पहुंचाते रहते हैं। नेक्स्ट लास्ट वाला जो इसका पार्ट था वो धुरी यानी एक्सल या शाफ्ट है। एक्सल या शाफ्ट इसको बोलते हैं धुरी को। यह आर्मेचर कुंडली से जुड़ा होता है। ये धुरी जो है आर्मेचर कुंडली, जो ABCD वाला कुंडली आप देखे थे जो घूमते रहता है, ABCD वाला जो देखे थे जो लगातार घूमता है, उसी से जुड़ा रहेगा। ये आर्मेचर कुंडली से जुड़ा होता है और मोटर के घूमने पर यह भी घूमता है जिससे यांत्रिक कार्य होता है। तो ये पांचवा वाला पार्ट क्या था, धुरी क्या था, एक्सल। यह आर्मेचर कुंडली से जुड़ा होता है और मोटर के घूमने पर यह भी घूमता है जिससे यांत्रिक कार्य होता रहता है। अब कार्यविधि देखते हैं ये कैसे कैसे वर्क करता है। तो वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं। सबसे पहला पार्ट है प्रारंभ में, जब बैटरी से कुंडली में धारा प्रवाहित होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो यह धारा ब्रश B1 से विभक्त वलय यानी R1 में प्रवेश करके कुंडली में भुजा AB और CD से होकर गुजरती है। यानी कुछ ऐसे आप देखिए, ये जो धारा बनी हुई, मतलब ये आर्मेचर बना हुआ था ABCD, तो ब्रश से पहले B1 से R1 में जाएगा, B1 से पहले क्रॉस करेगा R1 में, फिर उसके बाद इस तरफ से वो AB होते हुए CD होते हुए फिर वापस वो R2 और B2 से निकल जाएगा। ऐसा ही कुछ प्रोसेस होता है। तो प्रारंभ में जब बैटरी से कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो यह धारा ब्रश B1 से विभक्त वलय जो है, यानी ये वाला पार्ट ऐसे जो लिखा हुआ रहता है यहाँ पे ऐसे और ऐसे किया हुआ रहता है, R1 R2, R1 में प्रवेश करके कुंडली में भुजा AB और CD से होकर गुजरती है और वलय R2 से ब्रश B2 में वापस आ जाती है। यानी जाएगी इधर से और आएगी वापस इधर से। यानी ये जाने वाली है और ये वापस होके आ जाती है, ये वापस आ जाती है, इस तरफ से आ जाती है। यानी जाने का मार्ग ये है और आने का मार्ग ये है ऊपर वाला। यानी B1 R1 से होते हुए A B C D, उसके बाद R2 और B2 से वापस हो जाती हैं। अब है बल का लगना। बल कैसे कैसे लगता है, तो भुजा AB। अब देखना, भुजा AB का डिस्कस हो रहा है कि भुजा AB में क्या होगा। मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है उत्तर से दक्षिण की ओर है। फ्लेमिंग के वामहस्त नियम के अनुसार, जो वामहस्त नियम हम लोग पढ़े थे, भुजा AB पर एक ऊर्ध्वगामी यानी अपवार्ड बल लगता है। ठीक है, अगर हम ऐसा मान लें कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर है तो फ्लेमिंग के वामहस्त के नियम के अनुसार भुजा AB पर एक ऊर्ध्वगामी यानी अपवार्ड बल लगता है। अब इसके बाद क्या होगा, भुजा CD में क्या होगी, तो भुजा CD में धारा की दिशा जो है AB के विपरीत होती है। ध्यान रखना है, भुजा CD में धारा की दिशा हमेशा AB के विपरीत होती है, इसीलिए इस पर एक अधोगामी यानी डाउनवर्ड बल लगता है। तो एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है कि AB में अगर ऊर्ध्वगामी बल लगेगा, अपवार्ड फोर्स लगेगा, तो CD पे क्या होगा, डाउनवर्ड फोर्स लगेगा। तो दोनों पे अपोजिट फोर्स लगता है, ये ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट हमारा पार्ट क्या है, घूर्णन, रोटेशन कैसे होगा। तो इन दोनों समान और विपरीत बलों यानी बल युग्म यानी पेयर जो बल का लगा है, फोर्स का पेयर जो बना है, के कारण कुंडली जो है वामाव्रत यानी एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमना शुरू कर देती है। यानी घूर्णन कैसे होगा, रोटेशन कैसे होगा,
इन दोनों समान और विपरीत बलों यानी बल युग्म, समान बल तो लग रहा है और विपरीत बल लग रहा है, आधा पे डाउन अपवर्ड का फोर्स लग रहा है और आधा पे डाउनवर्ड का फोर्स लग रहा है। तो होगा क्या, बल युग्म यानी बल का पेयर बन गया यानी फोर्स का पेयर बन गया, के कारण कुंडली वामाव्रत यानी एंटी क्लॉकवाइज जो है दिशा में घूमना शुरू कर देती है। तो इस तरह से घूर्णन या रोटेशन स्टार्ट हो जाता है। अब ये दिक् परिवर्तन क्या है, फोर्थ वाला पार्ट, तो कम्यूटेशन ये क्या होगा, तो आधे घूर्णन यानी 180 डिग्री के बाद जब आधा घूर्णन हो जाता है, यानी टोटल सर्कल में कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री, तो 360 डिग्री का आधा घूर्णन जो होगा 180 डिग्री का होगा और आधा घूर्णन होगा 180 डिग्री का। तो जब आधा घूर्णन 180 डिग्री हो जाता है के बाद भुजा सी डी जो है भुजा ए बी के स्थान पर आ जाती है। ये भी ध्यान रखना है, जब आधा घूर्णन 180 डिग्री का हो जाता है तो भुजा सी डी जो है घूम के ए बी के स्थान पर आ जाएगी और फिर क्या होगा, R1 R2 के संपर्क में आ जाता है, फिर R1 जो है R2 के संपर्क में आ जाता है। 9, अब महत्वपूर्ण बदलाव क्या है, विभक्त वलय या दिक् परिवर्तक कम्यूटेटर जो थे R1 R2 के कारण कुंडली में धारा की दिशा पलट जाती है। ये बार बार क्या करेगा, कुंडली में धारा की दिशा बदल देता है या पलट जाती है। अब धारा जो है C से D, फिर D से A और A से B में जाने लगेगी। अब धारा जो है C से D, D से A से B की दिशा में बहने लगती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा, निरंतर घूर्णन कैसे होता है। तो अब भुजा जो है सी बी जो पहले ए बी, अब भुजा सी बी जो पहले ए बी थी, सी डी यहाँ होगा। अब भुजा सी डी जो है जो पहले ए बी थी पर अधोगामी बल लगता है, पहला पार्ट। फिर है कि और भुजा ए बी जो पहले सी डी थी, जो ए बी पहले सी डी के जगह पे थी, पे ऊर्ध्वगामी बल लगता है। मतलब ये दोनों पार्ट ऊर्ध्वगामी और अधोगामी यानी अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स जो है बदलते रहेगा, भुजा पे बदलते रहेगा। इस तरह से क्या होगा, पहले सी डी वाला पार्ट जो ए बी था उस पे अधोगामी बल लगता है और ए बी जो पहले सी डी थी वो ऊर्ध्वगामी बल फील करता है। दिशा पलटने के बावजूद कुंडली पर लगने वाले बल युग्म जो है यानी फोर्स का पेयर जो है कि दिशा नहीं पलटती है, यह कुंडली को लगातार उसी दिशा यानी वामाव्रत में घुमाता रहता है। किस दिशा में घुमाता रहता है, तो ये वाला जो था कि एंटी क्लॉकवाइज, वामाव्रत मतलब एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी में जैसी दिशा होती है ना कि पहले 12 बजता है फिर 12 3 6 9 12, ये क्लॉकवाइज होती है। यानी अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलें तो 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, यानी ऐसे करके घूमना जो है वो क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज का उल्टा क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, यानी उल्टा हो जाएगा, यानी पहले 12 फिर 9 फिर 6 फिर 3, यानी ऐसे ये ऐसे ऐसे घूमता रहता है। ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, इसी को वामाव्रत बोलते हैं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगता है, निरंतर घूमते रहता है। इस प्रकार विद्युत मोटर, तो दिशा पलटने के बावजूद ये ध्यान रखना है कि कुंडली पर लगने वाले बल युग्म जो है, फोर्स पेयर जो है, पेयर ऑफ फोर्स जो है उसकी दिशा नहीं पलटती है और यह कुंडली को लगातार उसी दिशा वामाव्रत दिशा में घुमाते रहता है। इस प्रकार विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को लगातार जो है घूर्णन गति में बदल देती है। इस प्रकार विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को घूर्णन गति यानी यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है, यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में वो बदलते रहती है। नाउ नेक्स्ट हमारा टॉपिक है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये क्लास 12 में बहुत डिटेल से है, अभी हम लोग को थोड़ा थोड़ा देखना है कि क्या है इसमें। तो प्रेरित धारा, सबसे पहले तो इंड्यूस्ड करंट क्या होता है, कैसे होता है, इसका वर्क फंक्शन क्या है। तो इंड्यूस्ड करंट जब किसी कुंडली और विद्युत, जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति यानी रिलेटिव मोशन होती है तो कुंडली में एक विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो कुंडली में होगा क्या, एक विद्युत धारा उत्पन्न होती है जिसे प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। यानी होगा क्या, जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच, यानी अगर आप कुंडली बना दिए और एक चुंबक मान लीजिए इसके अंदर आप रख देते हैं, मान लीजिए ये चुंबक आपका इसके अंदर आप रख रहे हैं बार मैग्नेट को इसको चुंबक के बीच अपेक्षिक गति, यानी इसको निकाल रहे हैं फिर इसको ये कर रहे हैं, मतलब निकाल रहे हैं बाहर फिर अंदर ले जा रहे हैं, फिर निकाल रहे हैं बाहर फिर अंदर ले जा रहे हैं, तो फिर होगा क्या, इससे रिलेटिव मोशन होगा। तो कुंडली में एक विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। कुंडली में होगा क्या कि एक विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी, इस कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी
और जिसे ही प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं, जिसे प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। इस परिघटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। ये घटना होती क्या है? इस घटना को ही प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। इस परिघटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। यानी प्रेरित धारा क्या है? जब किसी कुंडली को आप कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति यानी रिलेटिव मोशन करवाते हैं, एक दूसरे को पास लाते हैं, फिर दूर ले जाते हैं, तो कुंडली में क्या होगा? एक विद्युत धारा उत्पन्न होगी, जिस विद्युत धारा को प्रेरित विद्युत धारा कहेंगे। और ये परिघटना जो होती है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहलाती है। अब फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, जो सबसे स्टार्टिंग में दक्षिण हस्त नियम एक पढ़े थे हम लोग, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, वो देखिए क्या है। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, यह नियम प्रेरित धारा की दिशा बताता है। इस नियम का यूज़ क्या है? तो यह नियम हमें प्रेरित धारा अभी जो पढ़े हैं उसकी दिशा को बताता है। नौ, दाएं हाथ की तर्जनी, इसमें देखिए क्या क्या यूज होगा। सबसे पहले तो राइट हैंड यूज होगा। राइट हैंड से आपको देखना है, राइट हैंड तर्जनी जो है, पहला तर्जनी यूज़ करना है, दूसरा अंगूठा, और तीसरा हमारा क्या है? मध्यमा। तो तर्जनी क्या करना है? चुंबकीय क्षेत्र में रखना है। अंगूठा चालक की गति दिखाएगा, चालक का बल या गति दिखाएगा, और मध्यमा जो है प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को दर्शाता है। तो ध्यान रखना है, इसको एकदम अच्छे से लर्न रखना है। दाएं हाथ की तर्जनी अगर आपको विद्युत क्षेत्र की दिशा में है, फर्स्ट अंगूठा चालक की गति यानी बल की दिशा में है, और मध्यमा जो है प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को दर्शाती है। अब है विद्युत जनित्र यानी इलेक्ट्रिक जनरेटर। यह इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। अभी जो हम जस्ट पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे ये इंड्यूस्ड वाला करंट, यानी ये प्रेरित धारा जो था, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसी परिघटना पे ना, इसी सिद्धांत पे ये कार्य करता है। विद्युत जनित्र यानी इलेक्ट्रिक जनरेटर इसी सिद्धांत पे कार्य करता है। यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। यांत्रिक ऊर्जा को क्या करेगा? विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। इसका उल्टा क्या होता था इलेक्ट्रिक मोटर में क्या होता था कि विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाती थी, लेकिन यहाँ क्या होगा? यांत्रिक ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। अब इसको डिटेल से देखते हैं कि हमारा विद्युत जनित्र यानी इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है वो वर्क कैसे करता है, क्या क्या इसमें वर्क फंक्शन है, सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल क्या है। तो विद्युत जनित्र एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसा डिवाइस है जो यांत्रिक ऊर्जा को करता क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। यानी मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देगा, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। विद्युत जनित्र एक ऐसा युक्ति है, जनरेटर एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। अब इसका उपयोग क्या है? तो विद्युत पावर स्टेशन जो हैं, और फैक्ट्री जो है, घर में जो बिजली चले जाने पर वैकल्पिक स्रोत के रूप में जो काम लेते हैं आप जनरेटर से, वो सारा एक ही चीज़ है, यही चीज़ है विद्युत जनित्र, और इस वहाँ ये उपयोग किया जाता है। यानी इसका उपयोग विद्युत पावर स्टेशनों में, फैक्ट्रियों में और घरों में जो बिजली चले जाने पर जो वैकल्पिक स्रोत के रूप में उपयोग किया जाता है, वहीं इसका उपयोग होता है। नाउ अब सिद्धांत, इसका प्रिंसिपल क्या है? तो विद्युत जनित्र का कार्य जो है, कार्य सिद्धांत, विद्युत जनित्र का कार्य सिद्धांत जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अभी जस्ट पढ़े थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता था? रिलेटिव मोशन के कारण जो उसमें बल आता था उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते थे। तो विद्युत जनित्र का कार्य सिद्धांत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर ही आधारित है। अभी जस्ट इसको डिस्कस किए ऊपर। सिद्धांत क्या होगी? जब किसी आयताकार कुंडली को एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है, तो कुंडली से जुड़ी जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं की संख्या में परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन के कारण ही कुंडली में एक प्रेरित विद्युत धारा आती है जो उत्पन्न हो जाती है। मतलब इस परिवर्तन के कारण कुंडली में एक प्रेरित विद्युत धारा जो है उत्पन्न हो जाती है। ये इसका फिगर है इलेक्ट्रिक जनरेटर का। सेम टू सेम इलेक्ट्रिक मोटर की ही तरह होता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें अलग क्या है कि यहाँ पावर सप्लाई दे रहे थे, इलेक्ट्रिक मोटर में यहाँ पर पावर सप्लाई प्लस माइनस दे रहे थे, लेकिन यहाँ उल्टा होगा, ये पावर सप्लाई इसमें देंगे नहीं, पावर सप्लाई। इससे तो जनरेट ही होता है, इससे तो पावर निकलता ही है, पावर हम लोग इससे जनरेट करवाते हैं।
तो इसकी जो सिद्धांत है वो क्या है, जब किसी आयताकार कुंडली को, सेम टू सेम प्रोसेस आयताकार कुंडली ये वाला इसकी बात कर रही है, ये यहाँ पे जो डिस्कस हो रहा है ये इसके बारे में बता रहा है कि जब किसी आयताकार कुंडली को एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र, ये वाला जो शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र है नॉर्थ पोल साउथ पोल का, में घुमाया जाता है तो कुंडली से जुड़ी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है की संख्या में परिवर्तन होता है, और इस परिवर्तन के कारण कुंडली में एक प्रेरित जो है विद्युत धारा यानी इंड्यूस्ड करंट जो है उत्पन्न होती है। अब देखते हैं ये जो प्रेरित धारा है, प्रेरित धारा की दिशा जानने के लिए फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, यानी ये प्रेरित धारा की दिशा अगर आपको जानना है तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल का उपयोग किया जाता है। अब फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम फिर से एक बार देख लेते हैं। तो अपने दाएं हाथ यानी राइट हैंड का यूज़ करना था, इसमें अंगूठा को यूज़ करना था, तर्जनी को यूज़ करना था और मध्यमा को यूज़ करना था। तो दाएं हाथ का नियम के अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार रखना होता है कि वे तीनों एकदम सेम टू सेम, जो हम लोग लेफ्ट हैंड पाम रूल पढ़े थे वही चीज़ है कि तीनों को इस प्रकार रखें कि वे तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो जाए। अब तीनों एक दूसरे के लंबवत हो जाएगी तो हमारा पहला जो पार्ट है यानी तर्जनी जो है फोर फिंगर, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाएगा, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। दूसरा पार्ट यानी अंगूठा जो है थंब, वो चालक की गति की दिशा को दिखाएगा, चालक के गति की दिशा को दिखाएगा। और तीसरा जो हमारा है मध्यमा मिडिल फिंगर, वो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को दिखाएगा, यानी प्रेरित विद्युत धारा यानी इंड्यूस्ड करंट की दिशा किधर होगी वो उसको दिखाएगा। तो ये था दक्षिण हस्त नियम, ये फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। नाउ नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रत्यावर्ती धारा। जो जनित्र की संरचना होती है, प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी जनित्र की संरचना कैसी होगी, कंस्ट्रक्शन ऑफ एसी जनरेटर। एसी जनरेटर जो हम लोग अभी जनरेटर के बारे में पढ़ रहे थे, एसी जनरेटर की संरचना कैसी होगी। तो एसी जनित्र के मुख्य भाग जो हैं डीसी मोटर के समान ही होते हैं। एसी जनित्र जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, जो हम लोग पावर कट होने पे जो जनरेटर यूज़ करते हैं, उसका मुख्य भाग जो है डीसी मोटर जो आप घरों में टॉयज़ में यूज़ करते हैं उसके समान ही होता है, लेकिन सर्पी वलय का उपयोग किया जाता है। इसमें बस सर्पी वलय का उपयोग होता है। 9 भाग का नाम देख लेते हैं और कार्य देख लेते हैं। तो भाग के नाम में पहला जो पार्ट हमारा है, पहला जो है वो सबसे पहला क्षेत्र चुंबक है, दूसरा आर्मेचर कुंडली है, सेम टू सेम वैसे ही, लेकिन यहाँ पे सर्पी वलय बस यूज़ करेंगे, यही डिफरेंट है। बाकी वहाँ पे बाकी सब कुछ सेम था। पहला हमारा पार्ट है क्षेत्र चुंबक यानी फील्ड मैग्नेट, दूसरा आर्मेचर कुंडली आर्मेचर कॉइल, तीसरा सर्पी वलय और चौथा हमारा क्या है, ब्रश। ना देखते हैं कैसे कैसे वर्क है इसका। तो क्षेत्र चुंबक जो पहला है उसका वर्क क्या होगा, यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है जो स्थिर चुंबकीय क्षेत्र जो परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है। यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है जो स्थिर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। नौ आर्मेचर कुंडली क्या था, यह एक आयताकार कुंडली है, एबीसीडी जिसका नेम रखते थे, सेम टू सेम जैसे हम लोग डीसी मोटर में पढ़े थे, यानी विद्युत मोटर में, इलेक्ट्रिक मोटर में वही सेम चीज़ है कि आर्मेचर कुंडली होती क्या है, यह एक आयताकार कुंडली होती है जो एबीसीडी जिसका नाम रखे थे, जिसे चुंबकीय ध्रुवों के बीच यांत्रिक रूप से घुमाया जाता है, जिसे चुंबकीय ध्रुवों के बीच यांत्रिक रूप से घुमाएंगे। अब ये सर्पी वलय वहाँ पे होता था रिंग वाला, यहाँ पे सर्पी वलय है स्लिप रिंग्स। ये धातु के दो पूर्ण वलय होते हैं, वहाँ पे अर्ध वाले थे, हाफ सर्कल में थे, तो यहाँ पे पूर्ण वलय थे। वहाँ पे यही सर्पी वलय क्या होता था, हमारा विभक्त वलय होता था। अब यहाँ जो है वो इलेक्ट्रिक जनरेटर में क्या है, सर्पी वलय होगा, स्लिप रिंग्स होगा। ये धातु के दो पूर्ण वलय होते हैं, R1 R2 का नाम, उनका नाम रखा जा सकता है, होते हैं जो कुंडली के दोनों सिरे से जुड़े होते हैं, कुंडली के दोनों सिरे से जुड़े होते हैं और ये कुंडली के साथ साथ घूमते हैं, कुंडली के सिरे से जुड़े भी होंगे और साथ साथ घूमेंगे भी। ब्रश का क्या है, ये कार्बन के बने होते हैं, सेम है कि वहाँ भी कार्बन का बना होता था, यहाँ भी कार्बन का बना होगा। B1 B2 नेम रख सकते हैं में स्थिर, ये कार्बन के बने होते हैं, ये स्थिर रहते हुए सर्पी वलयों को स्पर्श करते हैं और प्रेरित धारा को बाहरी परिपथ में ले जाते हैं। यानी स्थिर रहते हुए ये सर्पी वलयों को स्पर्श भी करते हैं और टच करते हुए प्रेरित धारा जो बनती है अंदर उसको परिपथ से बाहर ले जाते हैं, परिपथ में बाहर ले जाते हैं। तो ये तो था इनके भाग के नाम, यानी एसी जनित्र के भाग के नाम और कार्य। ना एसी जनित्र की कार्यविधि, एसी जनित्र की कार्यविधि क्या है देखते हैं। तो एसी जनित्र की कार्यविधि यानी वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर, पहला पार्ट क्या है, प्रारंभिक गति,
सबसे पहले अगर मान लीजिए कि कुंडली ABCD को दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाया जा रहा है, हम ये मान के चलते हैं कि ABCD को दक्षिणावर्त दिशा में यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसे घुमाया जा रहा है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है? 12, 3, 6, 9 इस टाइप से घूमते रहेगा, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन इसी को कहते हैं। तो पहला पार्ट में हम लोग क्या सोच के चलेंगे, मान के चलेंगे प्रारंभिक गति। तो मान लीजिए कि कुंडली ABCD को दक्षिणावर्त दिशा में घुमाया जा रहा है। अब दूसरा पार्ट क्या होगा, पहले आधा घूर्णन होगा, तो 0 से 180 डिग्री तक देखिए क्या होता है। भुजा AB जो है क्या करेगा, यह ऊपर की ओर यानी ऊर्ध्वगामी गति करती है। भुजा AB जो है यह ऊपर की ओर यानी ऊर्ध्वगामी गति करती है, और फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के अनुसार इनमें प्रेरित धारा की दिशा A to B होगी। फ्लेमिंग के अगर दक्षिण हस्त के नियम के अनुसार देखेंगे तो इनमें प्रेरित धारा जो होगी वो की दिशा A से B की ओर होगी। अब भुजा CD का देखते हैं, तो यह नीचे की ओर यानी अधोगामी गति करती है। इसमें प्रेरित धारा की गति दिशा जो होगी वो C से D की ओर होगी। इसमें प्रेरित धारा की गति जो होगी वो C से D की ओर होगी। अब धारा की दिशा देखते हैं, तो बाहरी परिपथ में क्या होगा, तो धारा जो है B2 से B1 की ओर प्रवाहित होती है। धारा की दिशा कैसी होगी बाहरी परिपथ में, तो B2 से B1 की ओर वो प्रवाहित होती है। थर्ड पार्ट हमारा क्या है, तो आधा घूर्णन पूरा होने के बाद 180 डिग्री पर क्या होगा। आधा घूर्णन जब पूरा होता है तो उसके बाद 180 डिग्री पे क्या होगा, तो भुजाओं का स्थान परिवर्तन हो जाता है। यानी भुजा AB जो है भुजा CD के स्थान पर आ जाती है, और भुजा CD जो है भुजा AB के स्थान पर आ जाती है। यानी भुजाओं का स्थान परिवर्तन हो जाता है। ये सारा जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक मोटर में जैसे पढ़े थे वैसे ही इलेक्ट्रिक जनरेटर में भी होगा। AC जनरेटर में सेम टू सेम चल रहा है, कुछ 1-2% का डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है। तो भुजाओं का स्थान परिवर्तन में क्या पढ़ेंगे कि भुजा AB जो है भुजा CD के स्थान पर, और भुजा CD जो है भुजा AB के स्थान पर आ जाती है। वलियों का संपर्क यानी R1 जो है अब B2 के संपर्क में आ जाएगा, और R2 जो है B1 के संपर्क में आ जाता है। तो ये चेंज होते रहता है बार बार। अब नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक है, मतलब फोर्थ पार्ट क्या है, दूसरे आधा घूर्णन यानी 180 डिग्री से 360 डिग्री में क्या होगा। तो इसमें क्या होगा कि भुजा BA जो है जो पहले CD थी यह अब ऊपर की ओर गति करती है। यानी भुजा BA जो है वो पहले तो CD थी, अब ऊपर की ओर गति करेगी। अब उल्टा उसके जगह पे आ गया तो उसका वाला वो गति करेगा, ऊपर की ओर गति करेगा। और DC जो है जो पहले AB थी यह अब नीचे की ओर गति करता है, मतलब एक दूसरे का जगह ले लिया तो एक दूसरे का वर्क भी करना पड़ेगा। अब प्रेरित धारा की दिशा क्या है, तो कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा जो है, धारा की दिशा अभी भी C से D और D से A, यानी C से पहले D फिर D से A से फिर B, इस तरह से होती है। यानी प्रेरित धारा की दिशा जो है कुंडली में, धारा की दिशा अभी भी C से D, D से A से B, C से पहले D फिर A फिर B, इस तरह से वो चलते रहती है आगे। अब धारा की दिशा क्या होगी, तो बाहरी परिपथ में अगर देखें तो सर्पी वलियों के कारण जो है, बाहरी परिपथ की भी बात कर रहे हैं, धारा की दिशा बाहरी परिपथ में क्या होगी, तो सर्पी वलियों के कारण धारा अब जो है B1 से B2 की ओर प्रवाहित होती है। यानी B1 से B2 की ओर प्रवाहित होती है। परिणाम इससे होगा क्या, तो परिणाम क्या होगा कि बाहरी परिपथ में प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद धारा की दिशा पलट जाती है। बाहरी परिपथ में होगा क्या, प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद यानी 180 डिग्री जो घूमती है उसके बाद क्या होगा कि धारा की दिशा पलट जाती है। ऐसी धारा को प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। वहाँ पे क्या करना होता था हमको कम्यूटेटर का यूज़ करके कि धारा की दिशा को परिवर्तन नहीं करवाना पड़ता था, नहीं करना चाहते थे। लेकिन यहाँ पे तो AC है, तो होगा क्या कि बाहरी परिपथ में प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद धारा की दिशा पलट जाती है। यही अंतर है AC और DC में। ऐसी धारा को प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। इसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है वो दिष्ट धारा जनित्र, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। दिष्ट धारा जनित्र में क्या क्या है, तो यदि AC जनित्र में सर्पी वलयों के स्थान पर विभक्त वलय यानी स्प्लिट रिंग्स दिक् परिवर्तक का उपयोग किया जाए तो यह दिष्ट धारा जनित्र हो जाएगा। मतलब सेम टू सेम है कि AC जनरेटर को आप DC जनरेटर कैसे बना सकते हैं, यानी AC जनरेटर को DC जनरेटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो क्या करना होगा, सर्पी वलय, ये जो सर्पी वलय होती है के स्थान पर विभक्त वलय यानी स्प्लिट रिंग्स अगर दिक् परिवर्तक का उपयोग किया जाए तो वह दिष्ट धारा जनित्र यानी DC जनरेटर उसको बना देता है।
नौ, अब ये दिक् परिवर्तक होता क्या है कम्यूटेटर? तो बाहरी परिपथ में धारा की दिशा को पलटने नहीं देता, यानी बाहरी परिपथ में धारा की दिशा को पलटने नहीं देता है, क्योंकि डीसी में एक ही तरह का करंट हमको चाहिए। तो क्या करेगा वो कि बाहरी परिपथ में धारा की दिशा को पलटने नहीं देता है, जिससे बाहरी परिपथ में धारा जो है हमेशा एक ही दिशा में बहती रहती है, जिससे बाहरी परिपथ में धारा हमेशा एक ही दिशा में बहती रहती है, जिसे दिष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट कहते हैं। अब ये दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। तो दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में डिफरेंस क्या है? तो डीसी करंट और एसी करंट में डिफरेंस देखते हैं। विशेषता क्या होगी डीसी का और एसी का? पहला है सबसे पहले कि धारा की दिशा, दूसरा स्रोत के बारे में पढ़ेंगे, तीसरा फायदे के बारे में पढ़ेंगे, और हाँ, तीन ही चीज़ पढ़ना है। तो विशेषता में क्या देखेंगे? सबसे पहला धारा की दिशा, तो हमेशा एक ही दिशा में बहती है धारा की दिशा। दिष्ट धारा हमेशा क्या करेगा? एक ही दिशा में बहेगा। और ये जो है प्रत्यावर्ती धारा एसी, वो हमेशा क्या होगा कि एक निश्चित समय अंतराल के बाद उलट जाती है, यानी ये सीधा चलेगा और ये कुछ ऐसा चलेगा, इस तरह से मूव करता रहेगा। तो प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर क्या था? पहला धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में दिष्ट धारा में क्या पड़े कि हमेशा एक ही दिशा में यानी सीधे बहता रहता है, और प्रत्यावर्ती धारा एसी जो होगा एक निश्चित समय अंतराल के बाद उलट जाती है। ठीक है, नेक्स्ट स्रोत में क्या पढ़ेंगे? तो बैटरी से, सेल से और डीसी जनित्र से इसको प्राप्त कर सकते हैं, और एसी धारा जो है एसी जनित्र यानी जैसे पावर स्टेशन वगैरह से प्राप्त करते हैं। फिर फायदे क्या है? तो एसी और डीसी का अलग अलग फ़ायदा है। दिष्ट धारा यानी डीसी का क्या फ़ायदा है? केवल एसी को दूर तक बिना ऊर्जा हानि के संचारित जो है किया जा सकता है। यहाँ पे क्या है कि एसी को कम हानि के साथ दूर स्थानों तक संचरित किया जा सकता है, लेकिन डीसी को हम ऐसा नहीं भेज सकते हैं। डीसी को नहीं बहुत दूर तक भेज सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो केवल एसी को ही दूर तक बिना ऊर्जा के हानि के संचरित किया जा सकता है, और एसी को कम हानि के साथ दूर स्थानों तक संचरित किया जा सकता है, लेकिन डीसी को ऐसा नहीं कर सकता। मतलब डीसी को दूर तक नहीं भेजा जा सकता, एसी को भेजा जा सकता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है कि घरेलू विद्युत परिपथ यानी डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स। घरेलू विद्युत परिपथ में हम लोग को क्या पढ़ना है देखते हैं। आपके इस चैप्टर में दिया हुआ है घरेलू विद्युत परिपथ के बारे में। तो घरेलू विद्युत परिपथ में आमतौर पर 3 प्रकार के तार होते हैं, यानी घर में जो वायर होता है आमतौर पर 3 ही प्रकार के तार होते हैं। कौन कौन से तार होते हैं? पहला, दूसरा और तीसरा। सबसे पहला तार होता है विद्युन्मय तार, लाइव वायर, लाल रंग का होता है जनरली, जिस पर 220 वोल्ट का विभव होता है। विद्युन्मय तार, इसको लिविंग वायर कहते हैं, लाइव वायर कहते हैं, जिसमें करंट होता है। तो लाल रंग का ये होता है जिस पर 220 वोल्ट का विभव होता है। दूसरा क्या होता है? उदासीन तार यानी न्यूट्रल वायर, यानी ये काला रंग का होगा। पहला वाला लाल रंग का था जो लाइव वायर था यानी विद्युन्मय तार। उदासीन तार यानी न्यूट्रल वायर जो है वो काला रंग का होगा, ब्लैक कलर का, जिस पर 0 वोल्ट का विभव होता है। यानी उदासीन तार न्यूट्रल वायर जो है काला रंग का होगा जिस पर 0 वोल्ट का विभव होता है। तीसरा क्या है? भू संपर्क तार यानी अर्थ वायर, यानी अर्थिंग जिससे कनेक्ट होता है। तो ये हरे रंग का होता है। यह सुरक्षा के लिए, बेसिकली अर्थिंग क्यों बनाया जाता है? तो ये बेसिकली सुरक्षा के लिए बनाया जाता है। हरा रंग का होता है और यह सुरक्षा के लिए उपयोग होता है, और उपकरण के धात्विक आवरण को भूमि से जोड़ता है। जब भी कोई चीज़ बनता है ना, तो उसके धात्विक आवरण यानी मेटालिक बॉडी जो होता है उसको ये भूमि से कनेक्ट करता है, ताकि एक्स्ट्रा करंट जब भी हो तो उसको वो भूमि में ट्रांसफ़र कर दें, मतलब अर्थिंग में ट्रांसफ़र कर दें। इससे हम लोग करंट से बच जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? तो घरेलू परिपथों में सभी उपकरण समांतर क्रम, ये हम लोग उस चैप्टर में भी डिस्कस किए थे, विद्युत वाले चैप्टर में, कि घरेलू परिपथ में सभी उपकरण जो होते हैं समांतर क्रम यानी पैरेलल अरेंजमेंट होता है से जुड़े होते हैं, जिससे क्या होता है सभी को समान वोल्टेज यानी 220 वोल्ट मिलता है। इसीलिए तो सबका फंक्शन बहुत अच्छे से होता है। यानी घरेलू परिपथ में सभी उपकरण समांतर क्रम यानी पैरेलल अरेंजमेंट में जुड़े होते हैं, जिससे होगा क्या कि सभी को समान वोल्टेज यानी 220 वोल्ट मिलते रहता है, और फंक्शन सबका बहुत अच्छे से चलते रहता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक और लास्ट टॉपिक क्या है इस चैप्टर का? अति भारण और लघुपथन यानी ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किटिंग। अति भारण क्या होगा?
और शॉर्ट सर्किट क्या होगा? तो अतिभारण क्या होता है? ओवरलोडिंग। जब किसी परिपथ में विद्युत धारा बहुत अधिक हो जाती है, जब किसी परिपथ में विद्युत धारा जो है बहुत अधिक हो जाती है तो इसे ही ओवरलोडिंग यानी अतिभारण कहते हैं। यानी किसी परिपथ में अगर विद्युत धारा बहुत अधिक हो जाती है तो उसी को हम लोग अतिभारण कहते हैं। यह एक ही सॉकेट से कई उपकरणों को जोड़ने या वोल्टेज में वृद्धि के कारण हो सकता है। जब हम एक ही प्लग में बहुत सारा चीज़ जोड़ देते हैं तब ऐसा हो जाता है, बहुत सारा उपकरण एक ही प्लग में जोड़ दिए तब भी ऐसा हो जाता है, और कभी कभी वोल्टेज में वृद्धि के कारण हो जाता है। होगा क्या इससे? लघुपथन यानी शॉर्ट सर्किटिंग। जब विद्युन्मय तार और उदासीन तार दोनों सीधे संपर्क में आ जाते हैं, यानी लिविंग वायर जो रेड वाले वायर थे और जो ब्लैक वाले थे वो सीधे संपर्क में जब आ जाएंगे, रेड वाले वायर और ब्लैक वाले वायर जब दोनों सीधे संपर्क में आ जाते हैं तो परिपथ का प्रतिरोध जो है लगभग शून्य हो जाता है। तो परिपथ का प्रतिरोध लगभग शून्य हो जाता है और धारा अचानक बहुत अधिक बढ़ जाती है। होगा क्या? प्रतिरोध तुरंत मतलब लगभग शून्य हो जाती है और धारा अचानक बहुत अधिक बढ़ जाता है। इससे क्या होगा? इसी को लघुपथन कहा जाता है। नौ, सुरक्षा युक्ति क्या है? सेफ्टी डिवाइस क्या है? तो फ्यूज़। सेफ्टी डिवाइस फ्यूज़ है। अति भारण और लघुपथन जो है अति भारण और लघुपथन से होने वाली क्षति से बचाने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी सुरक्षा युक्ति सेफ्टी डिवाइस क्या है? फ्यूज़ क्या करेंगे? फ्यूज़ से क्या यूज़ होगा? फ्यूज़ किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? तो अति भारण और लघुपथन से होने वाली जो क्षति है से बचाने के लिए उपयोग किया जाता है। फ्यूज़ को अति भारण और लघुपथन से होने वाली क्षति से बचाने के लिए उपयोग किया जाता है। 9, ये टोटल टॉपिक था इस चैप्टर का। यह अध्याय विद्युत और चुंबकत्व के बीच के संबंध को समझने में मदद करता है और विद्युत मोटर और जनित्र जैसे उपकरणों के कार्य सिद्धांत को स्पष्ट करता है। ये टोटल इस चैप्टर का टॉपिक था। अ लॉट ऑफ थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली, वाचिंग, सब्सक्राइबिंग। अ लॉट ऑफ थैंक्स अगेन एंड अगेन। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अ लॉट ऑफ थैंक्स।